दोस्तों नमस्कार। आज हम देखेंगे पूरे वीडियो में अभ्यास कार्यक्रम जो कि आज से ही चालू हुआ है 30 जनवरी 2023 से। अभ्यास कार्यक्रम कक्षा 10वीं के लिए पेपर्स गणित का सॉल्यूशन से आपको 4 पेपर जो है मिलेंगे। उन चारों का सॉल्यूशन हम आपको वीडियो में क्लियर कंप्लीट करा देंगे। आज थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो बाकी के वीडियो जो है आपको टाइम के पहले मिल जाएंगे। तो देखते हैं हम। देखो दोस्तों, जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव का हम सिर्फ आपको हल बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं बताएंगे। आपका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करेंगे। यदि आपको फिर भी ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन चाहिए है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम उनका सॉल्यूशन जो है अगली वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। सही विकल्प है। पहले का आंसर है दोस्तों 4, दूसरे का आंसर है C/A, तीसरे का है अनंततः अनेक हल। क्या है? अनंततः अनेक हल। चौथे का आंसर है 9वां पद होगा, जो भी है वो AP दी हुई है। और पांचवे का है 90 डिग्री वैल्यू आएगी और दो बिंदुओं के बीच की दूरी होती है √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। प्रश्न नंबर 2 की बात करें तो प्रश्न नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला जो होगा वो होगा अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में भी हम उसको लिख सकते हैं। दूसरा है D = B² - 4AC। तीसरा दिया है दोस्तों 5। कितना दिया है? 5। चौथा है समानुपातिक होते हैं वो। उसके बाद पांचवा दिया है 45 डिग्री का कोण बनेगा। और छठवां है प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। जो त्रिभुज को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो प्रतिच्छेदी रेखा के नाम से जानी जाती है। आप वीडियो को जो है स्क्रीनशॉट लेकर से उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो हम PDF भी अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे, जिसकी लिंक हम आपको और जिसका चैनल नाम है आपको वीडियो के बीच में आपको बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, पहले का आंसर क्या कह रहा है दोस्तों? हाँ, प्रश्न नंबर जो 3 है वो आपको सही जोड़ी है। तो हम यहां पर सिर्फ आपको सेकेंड कॉलम के आंसर जो है देंगे कि पहले का क्या है दूसरे का क्या है। फर्स्ट कॉलम हम नहीं लिख रहे हैं। तो यहां पर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहले का है cos² थीटा। क्या है? cos² थीटा पूरा सूत्र है ये दिया है। दूसरे का 1/cos थीटा। sec थीटा बराबर होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 होता है। वृत्त की परिधि 2πr होती है। क्षेत्रफल जो है वो πr² होता है और ये है 0। क्या है? 0। उसके बाद प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 की बात करें दोस्तों तो आपसे पूछा गया है एक शब्द में उत्तर। क्या पूछा गया है? एक शब्द में उत्तर। तो पहले का आंसर है चौथे का 2 वास्तविक हल होंगे। मूल जो होंगे वो 2 वास्तविक मूल होंगे। कैसे होंगे? 2 वास्तविक मूल होंगे। दूसरे का है इसी का हाँ। तीसरे का है 1। चौथे का है मध्य बिंदु 2 3। पांचवे का है 2 × LB + BH + HL। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और छठवा है आपका 7। क्या है? 7। ध्यान दीजिएगा, वहां दिख नहीं रहा है, 7 है। कितना है? 7। बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 5 की। जी हाँ, प्रश्न नंबर 5 आपको सत्य है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। तो पहले का जो है दोस्तों असत्य है। क्या है? असत्य है। दूसरे का आपका है सत्य। तीसरे का है आपका असत्य। चौथे का है आपका असत्य। पांचवे का भी कंफर्म नहीं है दोस्तों, क्योंकि पेंसिल जो होती है वो जब हम मार्केट से लेकर आते हैं तो वो बेलनाकार होती है। लेकिन यदि वो छुली हुई पेंसिल की बात कर रहा है एक हिस्से की तो इस तरीके से होगी, तो शंकु भी होता है, ठीक। तो छठवे का है सत्य। छठवे का क्या है? सत्य। क्लियर? ये हुआ आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम चालू करते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, ले लिए स्क्रीनशॉट। पूरा सॉल्यूशन जो है हम आपको इसी वीडियो में 20 से 30 मिनट की वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन जो है कंप्लीट करा देंगे। आपको सिर्फ नोट करना है। बाकी जो है आपको हम पेपर के बाद जो है पूरे IMP क्वेश्चन और बोर्ड क्लास के हिसाब से आपको प्रोवाइड करा देंगे। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपको जो है बता रहा है कि 7 × 11 × 13/13 और दूसरी संख्या है 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1/5। ये कह रहा है कि ये बताइए कि भाज्य संख्या है क्यों है। ये भाज्य संख्या जो है क्यों है। भाज्य संख्या वो पहले ही बोल रहा है कि ये भाज्य संख्या है, लेकिन क्यों है ये आपको बताना है। तो पहले आप सुन लीजिए कि भाज्य संख्या होती क्या है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसके केवल से 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें 4 की, देखो ये 1 की दुनिया में भी आता है, 2 की दुनिया में भी आता है और
4 की दुनिया में, तो कितने गुणनखंड हो गए? 3। हम 2 की बात कर लें तो ये 1 की दुनिया में आता है और 2 की, तो ये क्या कहलाएगा? अभाज्य। क्लियर है? तो जो संख्या 2 से ज्यादा संख्याओं की दुनिया में आती है, टेबल में आती है, तो वो कहलाती है भाज्य, और जो केवल खुद की टेबल में और 1 की टेबल में आती है वो भाज्य कहलाती है। तो ये भाज्य है। क्यों? देखो 7 गुणित 11 गुणित 13 बटे 13, ये जो संख्या है ना दोस्तों, ये 13 से भी कट जाएगी, ये 11 से भी कट जाएगी और 7 से भी कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? भाज्य। क्या कहला जाएगी? क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है, 2 से अधिक गुणनखंड है। सेम कंडीशन इसके भी साथ है, आप लिख सकते हैं कि इस दी हुई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड है, अतः हम कह सकते हैं कि वह एक भाज्य संख्या है। अथवा की बात करें इसी के, वैसे तो लिखना आपको एक ही है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए 5005 गुणनखंड के रूप में लिखिए, तो हम देखो 5005 को इस तरीके से एलसीएम लेकर कर सकते हैं। 5 एकम 5, 5 शून्य शून्य, 5 एकम 5। अब देखो 5, अब ये देखो ये 5 से नहीं जाएगा, किससे? ये 5 से नहीं जाएगा, किससे जाएगा? 7 से। 7 एकम 7, 30 हो गया, 7 चौको 28, 21 हो गया, 7 तिहाई 21। ठीक है, अब ये 11 से जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा 33 हो गया, 11 तिहाई 33, ये हो गया 13 एकम 13। तो 5005 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13, ये आपका आंसर। प्रश्न नंबर 7 दोस्तों, प्रश्न नंबर 7 की बात चल रही है। प्रश्न नंबर 7 में 7, 72 और 120 के जो है गुणनखंड निकाल के आपको एलसीएम बताना है गुणनखंड विधि से। 7, 72 और 120, तो 7 नहीं है दोस्तों, 6 है। तो 6 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 3। 72 को आप क्या लिख सकते हैं? चाहो तो आप यहां कर लो, 2 तिहाई 6, 2 छिंग 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18, 3 तिरका 9, 3 एकम 3। तो आप 1 2 3 यानी कि 2 की घात 3 गुणित 3 की घात 2। बात करते हैं 120 की, तो 120 का भी आप करके देख लीजिए। यहाँ कर ले रहे हैं 120, ठीक है। 2 छिंग 12, 2 शून्य शून्य, 2 तिहाई 6, 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पाँचे 15 और 5 एकम 5। तो देखो 1 2 3 मतलब 2 की घात 3 गुणित, यहां पर 3 5 15, 5 एकम 5 मतलब से 3 गुणित 5, 3 गुणित 5, ठीक है। तो एलसीएम निकालना है दोस्तों। एलसीएम में क्या होता है, हम सबसे बड़ी संख्या को लेते हैं। इन सभी संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उन सभी को ले लेते हैं। जैसे 2 की घात 3 ले लिया, 3 की घात 2 ले लिया और सिंगल बच्चा 5 कहीं पर भी नहीं है। तो 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 9 होता है और ये 5, तो ये हो गया 8 पंचे 40, 40 गुणित 9, 9 चौको 36, ये 360। कितना हो गया? 360। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, लिख सकते हैं, आपको सहूलियत होगी लिखने में। इसके बाद हम चालू करेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 8, जो कि बहुपद वाले चैप्टर से संबंधित है। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट? लिखना है क्योंकि आपको पेपर में है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है आए हैं दोस्तों। ये तो कहा जाए तो एक प्रैक्टिस टाइप में है आप, लेकिन इनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो एवरेज स्टूडेंट है पास होने के चांस हैं चारों पेपर, यदि आप अच्छे से कर लेते हैं तो। ठीक, प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं हम। किसकी? प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 है, बहुपद है, नाम ले लो। बहुपद दिया है जो, माना बहुपद, नाम नहीं दिया है, ठीक है, तो हम नाम मान लेते। मानना बहुपद x² माइनस 2x माइनस 8 है। इसके जो है हमें शून्यक निकालने हैं। तो देखो दोस्तों, हमें करना क्या रहता है, ये px है, इसका गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है, 8 एकम 8। ऐसी दो संख्या बताएं जिनका गुणा करने पर 8 है। तो देखो 4x प्लस 2x, 4 दूनी 8, और घटाने पर 2 आएगा, 4 में से 2 जाएगा तो -2। इन दोनों से देखो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4, इन दोनों से 2 कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा x माइनस 4। यहां से x माइनस 4, यहां से भी x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहां बचा कितना? x धन 2। ये px है दोस्तों। समीकरण लेकर पहले से ही शून्य करके आपको नहीं लिखना है। यदि आप पहले से ही शून्य करके लिखते हैं तो वो आपका गलत माना जाएगा। बहुपद में कभी भी बराबर में शून्य नहीं होता है। अब शून्यक निकालना है तो शून्य के लिए आप शून्य लिख सकते हैं। तो शून्य के लिए हम px बराबर शून्य लिखते हैं। तो px की वैल्यू ये है, x माइनस 4 और x धन 2 बराबर शून्य। एक बार इसके बराबर में शून्य लिख लो, x माइनस 4 बराबर शून्य, तो x बराबर 4। एक बार दूसरे गुणनखंड के बराबर में शून्य लिख लो तो ये हो गया x माइनस 2।
तो आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 4 और -2। ये जो है आपका आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आप सभी प्रश्नों के जो है स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हम देखिए स्पीड से इसलिए करा रहे हैं कि क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान है और आपको जो है पूरे के पूरा कंप्लीट कराना है, आपको लिखना है। आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं, कल से आपको जो वीडियो है बहुत ही सही समय पर मिल जाएगा। ठीक, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में बहुपद है, इसको नाम दे दिया px। बहुपद है x² - 3, x² - 3। इसके आपको शून्यकों का योगफल निकालना है। तो मानक रूप क्या होता है, देखो ये मानक रूप में नहीं है अभी, है ना। मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c। मानक रूप ये होता है। अब ये मानक रूप में तो नहीं है तो हम इसको मानक रूप में लिखते हैं। px बराबर x², ये x वाला पद कहाँ है तो हम इसको लिख सकते हैं 0 × x - 3। अब हो गया मानक रूप में। जब तुलना करेंगे तो a का मान हो गया 1, जिसके साथ कुछ नहीं होता है 1 होता है। b का मान हो गया 0, क्योंकि b के साथ b वाला तो पता ही नहीं है तो 0 हो गया। ठीक, और c बराबर हो गया -3। शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर b की वैल्यू 0, तो 0/a की वैल्यू 1 है तो 1, सॉरी 0, 0/1 बराबर 0। तो ये आपका आंसर। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 क्या है, प्रश्न नंबर 10 बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना था और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुना हो जाऊंगा। कितना हो जाऊंगा, 3 गुना। तो आपको सिर्फ इसमें समीकरण बनाना है। क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो हम समीकरण बनाते हैं। सबसे पहले तो आप आफ्ताब की आयु को मान लो और उसकी पुत्री की आयु को मान लो। तो मानते हैं, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु, आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष है और पुत्री की वर्तमान आयु, किसकी, पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष है। कितनी है, y वर्ष है। तो प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है दोस्तों कि 7 वर्ष पूर्व मतलब x - 7। भाई अगर हमारी एज अभी 20 है तो 7 साल पहले कितनी होगी, 20 - 7, मतलब 7 घटा देंगे ना। तो 7 साल पहले x - 7, तो पुत्री की हो जाएगी y - 7। लेकिन कृष्ण कह रहा है कि आफ्ताब की आयु उसकी पुत्री की आयु की 7 गुना थी। कितनी थी, 7 गुना। तो हमने 7 का गुणा कर दिया। अब सॉल्व करते हैं, x - 7, 7y - 49, इस 7 के दोनों के साथ गुणा। अब xy वाले पद एक साइड और बिना xy वाले पद एक साइड। तो x - 7y, ये प्लस का इस तरफ है, पक्षांतर हो गया तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का इस तरफ गया तो प्लस का, तो ये हो गया 49। क्लियर। तो x - 7y बराबर कितना बचा, माइनस का 42। इसको नाम दे दो समीकरण 1। अब दूसरी शर्त क्या कह रही है, तो दूसरी शर्त अनुसार कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, कौन कह रहा है, आफ्ताब कह रहा है 3 वर्ष बाद, 3 साल बाद तुम्हारी आयु उसकी पुत्री की आयु 3 गुनी हो जाएगी। तो पहले तो 3 साल बाद आयु हो जाएगी इसकी x + 3 और उसकी पुत्री की हो जाएगी y + 3। तो 3 गुनी मतलब 3 का गुणा, x + 3 तो 3y धन 9। तो ये हो जाएगा x - 3y बराबर 9 - 3 बराबर 6। तो x - 3y बराबर 6, इसको नाम दे दिया अपन ने समीकरण नंबर 2। तो ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। बीजगणितीय रूप में लिखना था, यही आपका सॉल्यूशन है। ग्राफ बनाना है, ग्राफ इससे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट जो है इस वाले का, प्रश्न नंबर 10 का, प्रश्न नंबर 9 का, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 10 जो है एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 दोस्तों, प्रश्न नंबर 11 कह रहा है, एक समीकरण है 2x², क्या है, 2x² + kx + 3 बराबर 0। तो k का मान आपको निकालना है। किसका, k का मान निकालना है, आपको k का मान निकालना है। एक चीज कंडीशन दी है कि जब मूल जो है बराबर होंगे, तो पहले तो मानक रूप से तुलना कर लो। तो ax² + bx + c बराबर बराबर नहीं लगाओ, से तुलना करने पर,
से तुलना करने पर, तो a बराबर कितना हो जाएगा 2, b बराबर k और c बराबर 3। तो मूल कब बराबर होते हैं दोस्तों? मूल बराबर होते हैं, मूल बराबर होते हैं कब? जब d का मान 0 के बराबर हो। d मतलब विभक्तिकर, विभक्तिकर का सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। b का मान क्या है? k स्क्वायर, 4 गुणित 2 गुणित 3 बराबर 0। तो k स्क्वायर, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। तो k स्क्वायर, ये माइनस का इस तरफ गया है तो प्लस का 24। जैसे ही ये स्क्वायर उठ के सामने जाएगा तो इस पर लग जाएगी करनी। 24 को तोड़ो, गुणनखंड करो, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिहाई 24। ये पेयर बन गया जोड़ा, तो ये बाहर हो जाएगा तो हो जाएगा 2 करनी 6। तो ये आपका आंसर। कहीं कहीं आपको प्लस माइनस 2 करनी 6 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये देखो प्रश्न नंबर 11 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिएगा, और इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, और उसकी लिंक और उस चैनल का नाम जो है हम आपको अभी बता देंगे। तो वीडियो को एक भी स्किप न करें, समझें और लास्ट तक देखें, ठीक। आप कह रहे होंगे कि सर बहुत स्पीड से समझा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा लेट हो गए हैं और फिर आप पेपर लिख नहीं पाएंगे, है ना। इस कारण से हम बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कंप्लीट हो जाए और कम से कम समय में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन जो है समझ में आ जाए। इसके बाद वाले पेपरों में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, आपको पेपर का सॉल्यूशन समय से मिल जाएगा और इतनी स्पीड भी नहीं रहेगी जितनी अभी आपको दिख रही है, ठीक। समय ज़्यादा हो चुका है और आपको ज़रूरत है एक दिन में जो है आपको सबमिट करना है पेपर। और इंग्लिश मीडियम वाले विषय ध्यान रखें, अगर इंग्लिश मीडियम वालों ने देखा है तो इंग्लिश मीडियम के लिए भी हम इसका पूरा जो सॉल्यूशन है आपको बनाकर दे देंगे। चलो दोस्तों हम चालू करते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12, प्रश्न नंबर 12 देखो, एक एपी दी हुई है। क्या दी है एपी? 21, 18, 15। कह रहा है कि कौन सा पद -81 होगा, कौन सा पद -81 होगा। तो देखो एपी में ए बराबर दिया है 21, 21 मतलब प्रथम पद, डी बराबर 18 माइनस 21 बराबर -3। अंतिम पद मतलब कौन सा पद दिया है? 81। तो एन आपको निकालना है। तो माना एनवा पद -81 होगा। क्लियर है? ए एन वाला सूत्र लगा दो, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन मतलब दिया है -81, ए का मान भी आपको दिया है 21, एन मालूम नहीं है, डी तो मालूम है आपको -3। हाँ यहाँ गलती नहीं करिएगा, ब्रैकेट में लिखिएगा क्योंकि गुणा में है। ये प्लस का पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -21 एन माइनस 1 इंटू -3। इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 102। ये गुणा में जो -3 है ये बटे में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। 3 से काट दो, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, तो ये हो गया 34 बराबर n-1। ठीक, ये माइनस का 1 भी पक्षांतर होकर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं n बराबर 34 धन 1 बराबर 35। तो 35वां जो पद होगा वो -81 होगा। स्क्रीनशॉट जरूर लेते चलिए दोस्तों। इसका अथवा जो है दोस्तों वो भी बिल्कुल सेम कंडीशन का है, बिल्कुल एक सा है, एक ही सूत्र लगेगा, सब कुछ लगेगा। वहां पर एन की वैल्यू 250 हो जाएगी, यहां पर प्रथम पद और यहां से डी आप निकाल लीजिएगा। ये हो गया ना आपका। प्रश्न 13 है दोस्तों, प्रश्न 13 आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से आपको जो प्रश्न है दिया हुआ है ये। तो प्रश्न मान लीजिए इस तरीके से है और आपका जो त्रिभुज है वो है ए बी सी। क्या है? ए बी सी। बीसी के समांतर कोई रेखा जो है वो डाली गई है डीई। ये प्रश्न में दिया है कि जो डीई है वो बीसी के समांतर है। समांतर का मतलब क्या होता है? यदि इन दोनों को आप कितना भी आगे बढ़ाएंगे तो आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। अब इनके मान आपको दिए हैं, कितना दिया है? 1.5 दिया है, इसका 3 दिया है, इसका 1 दिया है, ये निकालना है। तो जो जो दिया है आप लिख लीजिए। दिया है, क्या दिया है? एडी बराबर 1.5 सेंटीमीटर, डीबी बराबर आपको दिया है 3 सेंटीमीटर,
ए बराबर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर ये, और EC जो है आपको निकालना है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय कहता है इसका, जिसको हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं, कि यदि कोई त्रिभुज है, ठीक है, यदि ABC कोई त्रिभुज है, तो यदि हम किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक लाइन खींचे, एक भुजा के समांतर यदि हम एक लाइन खींचे जो बाकी की दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करता है किसी बिंदु पर, तो वो समान अनुपात में होता है। मतलब AE बट्टे EB, ये भुजा बट्टे ये भुजा बराबर AD बट्टे DC, ये भुजा बराबर ये भुजा, इस तरीके से ये होता है। ये थेल्स प्रमेय है। तो यहाँ पर हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं, सीधे लिख दो आप, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। थेल्स प्रमेय से 2 नंबर का है, ज़्यादा नहीं फैलाना। थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB तथा AE बट्टे EC, मान रख दो। ये इसका दिया है 1.5, इसका मान दिया 3, इसका मान दिया है 1 और इसका मान कुछ नहीं दिया है, तो EC ही लिख दो। अब 1.5 को दोस्तों 1.5 को बटे के रूप में लिख सकते हैं, दशमलव का 1 और उसके बाद एक संख्या है तो शून्य, तो ये हो जाएगा 15/10। तो ये हो जाएगा 15/10 था तो कितना हो गया 30 बराबर 1/EC। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 1 गुणा होगा तो EC बराबर, ये देखो EC का 1 के साथ होगा तो 1 और 2 के साथ 1 का होगा तो 2, तो ये हो गया EC बराबर 2 सेंटीमीटर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी की स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। और कहीं पर भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा है तो आप टेंशन न लें, आप लिख लें, इसके बाद हम पूरा वीडियो फिर से दोबारा बना देंगे तो आप अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो छोड़ छोड़ के बना रहे हैं क्वेश्चन। कैसे क्वेश्चन बना रहे हैं कि यदि अथवा में है तो एक करना है, तो हम एक बस बना रहे हैं, दोनों नहीं बना रहे हैं। जैसे 11 तारीख तक पूरे पेपर हो जाएंगे तो हम आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक ऑब्जेक्टिव, सभी का सॉल्यूशन आपको वीडियो में प्रोवाइड करा देंगे। तो अभी के लिए आप जो है पेपर को सबमिट करने के लिए ये देख लीजिए। स्क्रीनशॉट जरूर लेकर नोट कर लीजिए, और इसकी PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, तो ज्वाइन जरूर कर जाकर। उसका नाम है लेट्स डू इट, लेट्स डू इट 9797, या उसकी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में जाकर आप देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 14 की अथवा की बात करें दोस्तों, प्रश्न नंबर 14 का अथवा, 2 बिंदुओं दिए हैं और उन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। नाम तो नहीं दिया है तो उसका नाम लिख लो, माना बिंदु या माना दिए बिंदु, माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु। पहले को नाम दे दिया A, इसका मान है -5 और 7, और दूसरे को नाम दे दिया -1 और 3। तो देखो x1 कितना है -5, x2 कितना है -1, ये x1 ये x2, y1 है 7 और y2 है 3। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है मित्रों, अभी ऑब्जेक्टिव में भी आया था, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। मान रख दो x2 -1 और ये -1, तो क्या हो गया प्लस, और ये 3 - 7 का स्क्वायर, ये भी हो गया 4 का स्क्वायर, और ये हो गया -4 का स्क्वायर। 3 में से 7 जाएगा तो -4, 4 का स्क्वायर 16 - 4 का स्क्वायर भी 16, ये हो गया 32। इसको निकालो, तोड़ो, 4 × 4 × 2, 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 4 का जोड़ा बन गया तो ये बाहर हो गया, तो ये हो गया 4 × 2। ये आपका आंसर, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। दोस्तों देखिएगा, उसके लिए सॉरी, आपको यदि भाषा समझ में ना आ रही हो, बहुत स्पीड से जा रही हो तो, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि आपका कम से कम समय में हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं वीडियो बनाने में, जिस कारण से हमें स्पीड से जो है वीडियो बनानी पड़ रही है। आप इसको नोट बस कर लीजिए एक बार से, आगे से ये गलती जो है नहीं होगी। आपको बाकायदा बहुत ही आराम से समझाया जाएगा, वीडियो को बहुत ही आराम से आपको जो है स्वैप किया जाएगा, ठीक है। प्रश्न 15 दोस्तों, यदि sin A बराबर 3/5 दिया है तो आपको tan A की वैल्यू फाइंड करनी है, निकालनी है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का है। कभी भी यदि इस कोण की बात हो, यदि यहाँ sin A है तो A आपको यहाँ लेना है, यदि यहाँ sin B है तो B लेना है, C है तो C लेना है, ठीक। बाकी के बिंदु आप कहीं भी ले सकते हैं। तो यह है A, B और C। तो त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो 90 अंश है, मतलब चाहो तो समकोण भी लिख सकते हो आप अपनी भाषा में, समकोण है।
कोण बी जो है 90 अंश है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण, ये भुजा क्या हो गई, आधार, और ये भुजा क्या हो गई, लंब। इतना तो आप समझते होंगे। अब आपको दिया क्या है, साइन ए, साइन ए दिया है 3/5। साइन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान 3 और कर्ण का मान 5। साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है, तो ये 3/5। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस से, क्योंकि हमें तीसरी भुजा भी चाहिए, ये वाली पाइथागोरस से। पाइथागोरस क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, ये कर्ण का मान दिया है, लंब का स्क्वायर भी दिया है 3 स्क्वायर, आधार नहीं दिया है तो उसको नाम ले लो BA का स्क्वायर। ठीक, ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये हो गया BA स्क्वायर। ये 25 प्लस का 9 इस तरफ आया तो माइनस का 9, ये हो गया BA का होल स्क्वायर। 25 में से 9 गए तो बचा 16, ये हो गया आपका BA का स्क्वायर। और हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब ये स्क्वायर सामने जाएगा तो करनी लग जाएगी, तो ये हो गया करनी 16, तो BA बराबर करनी 16। और जब ये जो 16 दिख रहा है ना, ये किसका वर्गमूल है, 4 का, तो BA का मान आ गया 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर। टेन चाहिए है, तो टेन का सूत्र होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टेन ही बराबर 3/4, 3/4, आधार 4 आ गया, लंब 3 है, ये आपका आंसर, यही आपको निकालना था। बिल्कुल सेम टू सेम लिखना है, कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। सबका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए बस। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16, ये प्रश्न नंबर 16 की बात करें दोस्तों, तो आपको प्रायिकता से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। क्या दिया है, यदि एक सिक्के को उछालें तो चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, पट्ट आने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो कुल समष्टि क्या होगी, 2। क्यों, या तो एक सिक्के में चित्त होता है या पट्ट होता है, क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है। यदि आप किसी सिक्के को उछालेंगे तो या तो उसमें चित्त आएगा या उसमें पट्ट आएगा। तो चित्त कितनी बार आएगा, इसको एनी मान लो, Any1 मान लो, तो एक बार आएगा, एक ही बार चित्त आ सकता है। तो प्रायिकता हो जाएगी P1 = Any1 अपॉन NS। हमेशा टोटल जो होता है नीचे लिखना है, हर में लिखना है, तो 1/2 पहला। अब दूसरा कह रहा है पट्ट आने की, तो पट्ट भी कब आता है, इसको Any2 मान लो, एक ही बार आता है, एक चित्त होता है एक पट्ट। तो प्रायिकता हो जाएगी PE2 = Any2 अपॉन NS, मतलब 1/2। तो आपके आंसर 1/2, 1/2। प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 16 का अथवा है, प्रश्न नंबर 16 का अथवा। आपको होने की प्रायिकता दी है, कितनी दी है, 0.5, कितनी दी है, सॉरी 0.05 दी है, कितनी दी है, 0.05, 0.05। ना होने की प्रायिकता होती है PE बार = 1 माइनस होने की प्रायिकता। ना होने के निकालने के लिए एक में से होने की प्रायिकता घटा देते हैं। तो PE बार ना होने को कैसे प्रदर्शित करते हैं, उसी नंबर के ऊपर जो है बार लगा देते हैं। तो 1 माइनस 0.05, तो ये हो गया 0.95, ये आपका आंसर। नोट कर लीजिए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। सॉरी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा स्पीड से शायद हम चल रहे हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ी सी गलती हो गई है, लेट हो गए कुछ कारणों से। प्रश्न 17, ठीक है, प्रश्न 17, जो प्रश्न 17 है दोस्तों वो भी प्रायिकता का है। प्रश्न 17 क्या कह रहा है, कंचे दिए हुए, तो सबसे पहले तो कुल कंचे निकालो, अलग अलग कंचे दिए हैं क्योंकि, तो कुल कंचे 3 जो है ग्रीन कंचे हैं, 2 वाइट कंचे हैं और 4 रेड कंचे हैं। तो कुल कंचे NS कितने हो गए, 3 2 5 4 9, कुल कंचे हो गए 9। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि आप इस कंटेनर से, मान लो एक कंटेनर है, इसमें टोटल 9 कंचे हैं, 9 कंचे कौन कौन से हैं वो आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। 3 जो हैं ग्रीन है, हरे हैं, 2 वाइट है मतलब सफ़ेद हैं, और 4 रेड है मतलब लाल है। एक हाथ हमने ऐसे हाथ डाला, यादृच्छिक रैंडमली एक कंचा निकाला, तो वो कंचा जो है रेड होगा। इसकी क्या प्रायिकता है, तो टोटल लाल कंचे कितने हैं, 4, टोटल लाल कंचे कितने हैं, 4। तो प्रायिकता हो जाएगी P1 = Any1 अपॉन NS।
तो ये हो जाएगा 4/9। दूसरा प्रश्न है इसका, कह रहा है कि हरे कंचे निकलने की प्रायिकता क्या होगी। तो टोटल हरे कितनी है 3, तो इसको मान लो Ne2, तो ये हो जाएगा 3, तो Pe2 हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगी Ne2/NS। टोटल तो हमेशा नीचे रहता ही रहता है, तो 3/9, ये कट जाएगा, एक एकम एक, एक तिरक 3 एकम 3, 3 तिरका 9, 1/3। तो ये आपका आंसर, ये दूसरे का आंसर और ये पहले का आंसर 17 था। उसके बाद इसका अथवा है, वो भी आप देख लीजिए, ऐसा तो कुछ है नहीं उसमें। वैसे क्या कह रहा है, 20 बल्ब है टोटल, कितनी है 20 बल्ब है, और 4 बल्ब जो है खराब है, 4 बल्ब खराब है। तो खराब बल्ब निकलने की प्रायिकता हो जाएगी P बार = 4/20, काट दो, 4 पंचे 20, तो 1/5। प्रश्न नंबर 18, ये प्रश्न थोड़ा आप आराम से देखिएगा, हम इसको आराम से समझाएंगे ताकि आपको एक बार में पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। ये तो बहुत ही छोटे छोटे प्रश्न थे, 2-2 नंबर के प्रश्न थे। जो इसके बाद का जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18, वो हम करा रहे हैं। आप थोड़ा इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर तो दिख रहा है ना दोस्तों, किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं है? क्योंकि कभी कभी जो है बच्चों को ये लाइट जो है दिखती है, क्या करें, लाइट हटा नहीं सकते, बिना लाइट के तो वीडियो बनेगी नहीं, है ना। तो लाइट को थोड़ा सा कभी कभी हम गौर नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं। आइंदा से पूरा जो है ध्यान रखा जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस। प्रश्न नंबर 18 करते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक। कह रहे होंगे, ऐसा समझा रहे हैं जैसे कि कहीं भागे जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 18, प्रश्न नंबर 18 बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है, चित्र बनाते हैं और कुछ नहीं। कह रहा है एक व्यक्ति है जिसकी लंबाई जो है 1.5 मीटर है। इस व्यक्ति को नाम दे दिया 5। एक मीनार है सामने, क्या है, एक मीनार है। इस मीनार से इस व्यक्ति की दूरी जो है वो है 28.5 मीटर। इतना तो क्लियर है। एक व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति की लंबाई 1.5 मीटर है, उसके सामने एक मीनार है, उस मीनार से व्यक्ति के बीच की दूरी कितनी है, 28.5 मीटर। बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये अपन ने इस तरीके से खींच दिया। क्यों खींच दिया, देखिए, जब व्यक्ति देखता है और जब कोई कोण, एंगल अवनमन और उन्नयन बनता है तो उसकी रेखा से बनता है, क्षैतिज रेखा से। तो क्षैतिज रेखा आंख से बनती है, उसकी लंबाई का उससे कोई लेना देना नहीं है। तो प्रश्न में जब भी कभी भी यदि आपको लंबाई दी हो प्रेक्षक की, मतलब देखने वाले की, तो उस लंबाई को आप घटा देना। तो कह रहा है इस मीनार के टॉप को यदि देखता है, शीर्ष को, तो 45 डिग्री का कोण जो है बनता है। कितने का, 45 डिग्री का कोण बनता है। तो इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी? तो इस मीनार की ऊंचाई जो है हमने मान ली, हमने मतलब आपने भी मान ली और हमने भी मान ली, कितनी है, h मीटर है। कितनी है, h मीटर। लेकिन भाई ये तो 1.5 है, तो ये हाइट जो है घट जाएगी। ये तो 1.5 है, तो ये कितनी हो जाएगी, h - 1.5। ये 1.5 है, ये वाली और ये वाली, और टोटल हमने h मानी है, क्योंकि मीनार जो है वो पूरी ये है, चिमनी जो है पूरी ये है CD, और ये जो बिंदु है जहां से व्यक्ति देख रहा है, तो व्यक्ति की लंबाई घट गई, तो h - 1.5 हो गया। कोई समस्या तो नहीं? तो ये जब 28.5 है तो ये भी 28.5 होगी। दूरी में कोई परिवर्तन नहीं है। करते चालू। माना चिमनी की ऊंचाई, माना चिमनी की ऊंचाई CD है ना, CD बराबर h मीटर है। कितनी है, h मीटर है। चिमनी की ऊंचाई h मीटर है। अतः CE बराबर कितना हो जाएगा, CE बराबर हो जाएगा h - 1.5 मीटर। दिया है, अब जो दिया है वो लिख लो। दिया भी बहुत कुछ है, देखो ना, ये दिया है AE, कितना दिया है AE, 28.5 मीटर। थीटा भी दिया है आपको 45 डिग्री, ठीक। तो हमें ये हाइट चाहिए, तो हम बात करते हैं इस त्रिभुज की, AEC की। तो त्रिभुज AEC में यहां पर समझने वाली चीज है दोस्तों, यहां पर समझने वाली चीज है। बच्चे क्या करते हैं, कॉट थीटा लग गया, टेन थीटा लग गया, साइन थीटा लग गया, कैसे लग गया मालूम नहीं, बस लग गया। किस प्रश्न में हम साइन लगाना है, कॉस लगाना है, रट्टा मार के चले गए और लगा दिया। तो देखो, बहुत ही आसान तरीका है। आपको 2 भुजाएं लेनी है। कौन सी 2 भुजाएं लेनी है वो आप पर डिपेंड करता है, प्रश्न पर डिपेंड करता है। आपको वो 2 भुजाएं लेनी है जिसमें एक का मान निकालना है और एक का मान दिया है। कौन कौन सी लेना है, एक का मान निकालना है और एक का मान दिया है। तो देखो, इस वाली भुजा का मान निकालना है क्योंकि h है, तो ये हो गई आपकी कौन सी, EC भुजा, और ये निकालनी कौन सी है, AE भुजा, है ना।
देखो ये निकालनी है, ये दी है, तो ये हो गया लंब, ये तो 90 अंश है, तो ये कर्ण है, तो ये हो गया लंब, ये आधार। लंब बटे आधार किसका सूत्र होता है? टेन का। बन गया सूत्र टेन थीटा। अब मान रख दो टेन थीटा की जगह 45, इसी की जगह h माइनस 1.5 और ए ई की जगह दिया है 28.5। आगे बढ़ जाए, टेन 45 का मान होता है 1, ये हो गया h माइनस 1.5 28.5। तिर्यक गुणा कर दो, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है, ये लो दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा था, तो एक के साथ गुणा करोगे वही संख्या आ जाएगी, तो 28.5 बराबर h माइनस 1.5। इस माइनस का 1.5 पक्षांतरित होकर इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 28.5 धन 1.5 बराबर h। इनको जोड़ दो तो 30 आ गया दोस्तों। तो ये आपका उत्तर हो गया। चिमनी की ऊंचाई 30 मीटर, कितनी हो गई? 30 मीटर। नोट कर लीजिए, ये हुआ आपका 18वां क्वेश्चन। प्रश्न तो नहीं है दोस्तों, हम प्रश्न लिख रहे हैं, समय और ज़्यादा लग जाता, प्रश्न लिखते तो समय और ज़्यादा लग जाता, जो कि हमारे पास है नहीं है। हमारे पास तो है, आपके पास नहीं है, आपको एक दिन में सबमिट करना है। प्रश्न 19 है दोस्तों, पेपर तो सभी के पास है, प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएंगे, आप पेपर को साथ में रखें, ठीक है। आइंदा से हम बार बार बोल रहे हैं, आइंदा से गलती नहीं होगी, आपको प्रश्न भी मिलेगा, समय भी मिलेगा, सॉल्यूशन भी मिलेगा, अथवा से लेकर सबके सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 19, हाँ, यदि आपको ये वीडियो जो है हेल्पफुल लगती है, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उनका भी काम बन जाए, वो भी लिख सकें, एक ही जगह पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिल जाए, बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि एक वृत्त है, चित्र बना लो, एक वृत्त है, इसका केंद्र बिंदु O है, इसके केंद्र बिंदु O से एक बिंदु A है, बाहर वृत्त के बाहर एक बिंदु A है जो केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी? 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इस A बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची गई जो इसको टच कर रही है, हमारी तो नहीं कर रही है, टच कर रही है इस बिंदु को, जहां जिस बिंदु पर ये टच कर रही है इसको अपन ने B मान लिया। क्या मान लिया? B। इसकी जो दूरी है वो है 4 सेंटीमीटर। कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हमने इसको ऐसा टच कर दिया OB को, त्रिज्या निकालनी है, तो दिया है O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है, सब कुछ तो दिया है। O से A की दूरी दी है कितनी? 5 सेंटीमीटर। स्पर्श रेखा AB दी है आपको 4 सेंटीमीटर। OB नहीं मालूम दोस्तों, OB नहीं मालूम, निकालना है, यही तो त्रिज्या है, यही त्रिज्या है। हाँ, जब OB लंब होता है किस पर? परिधि पर। किस पर? परिधि पर, या स्पर्श रेखा पर लंब है AB पर, इस चीज का ध्यान रखें। जब O से परिधि पर लंब डाला जाए, देखो ये बहुत सारे प्रमेय पढ़ चुके होंगे, जब केंद्र से परिधि पर एक लंब डाला जाए तो ये जो होता है परिधि के साथ 90 अंश का कोण बनाता है, तो ये हो गया 90 अंश। तो ये सामने की भुजा हो गई कर्ण। तो त्रिभुज OBA या ABO में, किसमें? त्रिभुज ABO में पाइथागोरस से, किससे? पाइथागोरस से। ABO में पाइथागोरस से कर्ण का स्क्वायर मतलब A का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, OB का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। ये आधार, ये लंब और ये कर्ण। OA का मान मालूम है 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OB का मान नहीं मालूम, यही तो निकालना है, यही हमारी त्रिज्या है। AB का मान मालूम है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया OB का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 16 पक्षांतरित होकर इस तरफ आएगा तो हो जाएगा 25 माइनस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे तो बचेगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर OB का स्क्वायर। 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक, ये जो स्क्वायर है सामने उठ के आ जाएगा तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर। बहुत सारे प्रश्नों में हमने आपको बताया है कि कभी भी स्क्वायर जब हटता है सामने आता है तो रूट लग जाता है, करनी लग जाती है। ये किसका वर्गमूल है? 3 का, तो ये बाहर आ गया 3 सेंटीमीटर OB, ये हट गया था यहाँ पर। तो त्रिज्या आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर। कितनी आ गई? 3 सेंटीमीटर, क्योंकि ये OB ही किसकी त्रिज्या है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ये कंप्लीट हो गया।
प्रश्न नंबर 20 की बात करते हैं। चलो आपको पूरे सॉल्यूशन मिल जाएंगे सभी के। तो आप यदि आप चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, ये देखिए एक वर्ग है। अरे आपको तो वर्ग ही भी नहीं दिखेगा, ये ऊपर पहुंच गया ज़्यादा ही, क्या करें, ये इसका तो डर है। यहाँ देख लीजिए तो फिर यहाँ है एक वर्ग है, ठीक है। इस वर्ग की भुजा जो है 14 सेंटीमीटर है। कितनी है? 14 सेंटीमीटर। इसमें 4 वृत्त, एक से वृत्त हैं दोस्तों, ध्यान थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक से वृत्त है, 4 वृत्त इस तरीके से बने हैं। आपको ये छायांकित भाग निकालना है। तो सबसे पहले तो क्या क्या दिया है ये हम लिख लें। दिया है वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा नाम दिया क्या? चलो ठीक है, ए बी सी और डी। वर्ग की भुजा ए बराबर कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, हाँ वृत्त का व्यास डी बराबर, हाँ देख ध्यान दीजिएगा अच्छे से। एक भुजा जो है 14 सेंटीमीटर की है, मतलब चारों भुजा 14 की है। एक भुजा में 2 वृत्त बने हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त का व्यास कहलाता है, यहाँ से यहाँ तक वृत्त का व्यास कहलाता है। मतलब आधी भुजा में एक वृत्त का व्यास है, तो व्यास कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर की भुजा है, आधी भुजा पर वृत्त का व्यास है, तो आधी भुजा कितने की हो गई? 7 की हो गई। कितने की होगी? 7। तो व्यास ये हो गया, तो त्रिज्या हो जाएगी d/2, व्यास की आधी मतलब 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर है ना? तो 4 वृत्त हैं, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के 4 का गुणा कर दें। किसका? 4 का। क्यों कर दें भाई? एक वृत्त है कि 4 है? 4 वृत्त हैं, लेकिन कैसे हैं? एक से हैं, इसलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो, 4 का गुणा कर दो तो चारों वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो छायांकित भाग डायरेक्ट निकालते हैं अपन, ठीक। छायांकित भाग, ये जो वृत्त बने हैं काय के अंदर बने हैं? वर्ग के, तो वर्ग के क्षेत्रफल से घटाएंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल, 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र भुजा स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, 4 गुणित वृत्त का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर। ये हो गया 14 का स्क्वायर, ये तो 14 था ना, 4 गुणित 22/7, आर मतलब 7/2 का स्क्वायर। भाई आर का मान जो 7/2 है ये दिया है। 14 का वर्ग होता है 196 माइनस, ये हो गया 4 गुणित 22/7 गुणित 7/2 गुणित 7/2। ठीक है। अब 2 दूनी 4, ये कट गया, 7 से 7 भी कट गया, काट दिए। इच्छा थी हमारी तो हमने काट दिया, अब आपके नहीं है तो आप नहीं काटना, काटने पीटने का काम तो आप करते नहीं है, हम ही काटे दे रहे हैं। तो देखो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15, ये हो गया 154। 6 में से 4 गए 2, 9 में से 5 गए 4, ये हो गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो छायांकित क्षेत्रफल होगा वो हो जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वाला मिटा दें। अरे आपने बताया नहीं मिटा दिया कि नहीं, हमने तो मिटा दिया। अब क्या, अब नहीं आने वाला, रिवर्स करके देख लो आ जाएगा। प्रश्न 21 है दोस्तों, समीकरण है तो यहां लिख लो दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण कौन कौन से हैं? x + 3y = 6, इसको नाम दे दिया समीकरण 1। दूसरा है 2x - 3y = 12, इसको नाम दे दिया समीकरण 2। कह रहा प्रतिस्थापन विधि से हल करो, है ना। बहुत से बच्चे तो बहुत होशियार रहते हैं, विलोपन 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 विलोपन, जो इजी लगती है उसी को पढ़ लेते हैं। जबकि बार बार हमने आपसे बोला है, जितनी बार भी हमने इसको सॉल्यूशन कराया है, इसके पहले भी कराया, अभी तो नहीं कराया, पेपर तो पहली बार आया है ना, चैप्टर में कराया है, परीक्षा अध्ययन में कराया है कि आपको तीनों विधि पढ़नी है। मतलब 2 विधि, एक तो हट गई प्रतिस्थापन और विलोपन, क्योंकि नाम लेकर आता है, बोल दिया ना कि प्रतिस्थापन से हल करो, करो अब प्रतिस्थापन से हल। तो समीकरण 1 से हम लेते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से x = 6 - 3y। कैसे 3y? ये प्लस का 3y इस तरफ गया तो माइनस का 3y हो गया, इसको नाम दे दिया समीकरण 3। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रख दो,
किसमें? समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर रख दो 2, x की जगह 6 माइनस 3y रखना है दोस्तों। देखना कहीं गलत अलत न करा देना। माइनस 3y यहाँ पर रखना है। 2 गुणित 6 माइनस 3y माइनस का 3y बराबर का 12। गुणा कर दो, 6 दूनी 12 माइनस 3 दूनी 6y माइनस का 3y बराबर 12। क्या करें? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 9y और 12, ये प्लस का 12 इस तरफ गया तो माइनस का 12, 12 माइनस 12 0, तो माइनस 9y बराबर 0। तो ये भी बटे में जाएगा तो 0, तो y बराबर 0 बटे 9 माइनस का बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 0। यही कर लो, हो जाएगा। y का मान 0। इस y के मान को समीकरण 3 में रख दो। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो x बराबर 6 माइनस 3y, x बराबर 6 माइनस 3 गुणित 0, तो x बराबर 6। ठीक है, x बराबर 6 और y बराबर 0। देख लेना कहीं गलत गलत ना हो, क्रॉस चेक कर लेना, जल्दबाजी में कहीं हमसे भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई गलती हो तो आप बता दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि हम अगर कर रहे हैं तो गलती नहीं होगी, गलती हमसे भी हो जाती है। थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा जिसमें डाउट हो आपको। प्रश्न नंबर 23 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 23 बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? बहुलक। अब देखो क्या है, बच्चे वहां पर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुलक किसे कहते हैं। तो सबसे पहली बात तो आप ये सुन लीजिए कि बहुलक क्या होता है? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, जिसकी आवृत्ति ज्यादा होती है, जो सबसे ज्यादा बार आता है। करते हैं, 2 मिनट का सवाल है 2 मिनट का सवाल। कितने का? 2 मिनट का, और है 4 नंबर का। देखिए बहुत ईजी है। तो सबसे पहले तो हमें निकालना है F1। F1 क्या होता है? जिसकी आवृत्ति सबसे ज्यादा बार होती है। तो क्या है? 8। 1 के पहले क्या होता है? 0, तो F0 कितना हो जाएगा? 7। भाई जब आप नंबर लाइन पढ़ते हैं 1, ठीक है, 0 1 2 3 इस तरीके से बढ़ते हैं ना, और इस तरफ नेगेटिव आता है। तो 1 F1 जो सबसे ज्यादा बार हो, और F0 1 के पहले वाला, और F2 1 के बाद वाला, और L की जरूरत है तो इसके निम्न सीमा, जो सबसे ज्यादा बार है ना F1, इसकी निम्न सीमा L कहला जाएगी। और H मतलब अंतराल, इन दोनों, इन सब के बीच में कितने कितने का अंतर है? 1 3 3 5, 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 3 2, घटा के आप देख लेना, इन सब के बीच में 2 का अंतर है। सूत्र होता है बहुलक का L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान रखते हैं L का मान है आपका दोस्तों 3, F1 का माइनस है 8, F0 का माइनस है 7, 2 गुणित 8 माइनस F0 7 माइनस F2 2 ही है, H का मान 2, 3 धन 8 में से 7 गए तो बचा 1, और ये 8 दूनी 16, 16 माइनस 9, क्यों? 8 दूनी 16 और माइनस माइनस जुड़ गया, गुणित का 2, तो 3 धन 1 बट्टे 16 में से 9 गए, बचा 7, 2 का गुणित 2, तो ये हो गया 3 धन 2 एकम 2, अंश के साथ अंश का गुणा, तो 2 बट्टे 7। एलसीएम आया 7, इसके बटे में कुछ नहीं है 1, तो ये हो गया 21 प्लस 2, 23 बट्टे 7। भाग दे दो दशमलव के 1 आध 2 स्थान तक, जहां तक आपसे बने। 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 7 तिहाई 21, 23 था, 2 बचा, दशमलव लगा दिया, 0 हो गया, 20 हो गया, 7 दूनी 14 है ना, 7 दूनी 14, 20 था, 6 बचा, तो 7 8 56, तो ये हो गया आपका आंसर। दशमलव के 2 स्थान तक भी लिखेंगे तो चलेगा। आज के लिए इतना ही, बाकी अपन देखते हैं अगले पेपर में एक्यूरेट समय पर। धन्यवाद।